अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मुस्तफ़ा कमाल का फ़ाइट अगेंस्ट ग्रीस। तो अब तक जो है वो ये हुआ है कि 1911 में तुर्की पर हमले शुरू किए इत्तेहादी फ़ौजों ने, जिसमें बरतानिया शामिल था और फ्रांस शामिल था। साथ ही इनका जो तुर्की का एक हमसाया मुल्क था आर्मीनिया, जो एक ईसाई रियासत थी, वो भी उनके साथ मिल गया और रूस भी उनके साथ शामिल था। बहरहाल रूस तुर्की के टुकड़े नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका मुआहदा पहले ही तुर्की के साथ हो चुका था। लेकिन बरतानिया ने 1914 में जो है बरतानिया और इन दूसरे इत्तेहादी फ़ौजों ने फ्रांस, बरतानिया ने जर्मनी के ख़िलाफ़ जो है वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज़ कर दिया और वो वर्ल्ड वॉर 1 जीत भी ली। और जीतने के बाद उस वक्त जो बादशाह महमद थे तुर्की के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इन इत्तेहादियों के साथ अब मुकाबला मुमकिन नहीं है। उन्होंने तुर्की को सरेंडर कर दिया और इन इत्तेहादियों ने तुर्की का कंट्रोल संभालने की कोशिश की। बादशाह ने तुर्की की फ़ौज को ख़त्म होने का हुक्म दिया, लेकिन और उसके बाद ये करार दिया कि तुर्की जो है उसकी फ़ौज इत्तेहादियों की फ़ौज ही कंसीडर होगी। तुर्की उस वक्त तुर्की नहीं था, सल्तनत उस्मानिया था, एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। इत्तेहादियों ने जैसे ही कंट्रोल संभालने की कोशिश की इत्तेहादी फ़ौजियों ने, तो तुर्की की फ़ौज जो कि बादशाह ने ख़त्म कर दी थी, उसने इत्तेहादी फ़ौजों के सामने हथियार मारने से इनकार कर दिया और उन्होंने अब जहाँ जहाँ जो जो टुकड़ी फ़ौज की मौजूद थी, उन्होंने इन इत्तेहादी फ़ौजों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शुरू कर दी, इनको मारना शुरू कर दिया, जिससे बादशाह को और तो इत्तेहादी फ़ौजों दोनों को बहुत तशवीश हुई। उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा उन सूबों का जहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो रही थी इत्तेहादियों के ख़िलाफ़। मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी फ़ौज की बगावत को ख़त्म करने की बजाय अपनी फ़ौज को इकट्ठा किया, वहाँ पे पार्लियामेंट को इकट्ठा किया और एक बाकायदा जंग का आगाज़ किया इन इत्तेहादी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज के साथ मिलकर। और अंकारा को अपना दारुल हुकूमत बनाया या और तुर्की का दारुल हुकूमत बनाया और तमाम मशरक़ी अनाटोलिया के सूबे जो है वो खाली करा लिए इन इत्तेहादी फ़ौजों से। लेकिन इससे पहले ये हुआ था, लेकिन अभी वो ये सब कर ही रहे थे, तो उस दौरान जो है इत्तेहादी फ़ौजियों ने इस्तांबुल में महमद से ट्रीटी ऑफ सर्व्स साइन करवा ली, जिसके मुताबिक जो इत्तेहादी फ़ौजें हैं वो तुर्की के तुर्की के टुकड़े टुकड़े करके आपस में बांट लेंगे। कुछ हिस्सा आर्मीनिया ले लेगा, कुछ हिस्सा फ्रांस ले लेगा, कुछ बरतानिया ले लेगा और उसी दौरान और कुछ हिस्सा यूनान को दे दिया जाएगा। यूनान जो है वो हमला करके उसने जो है वो इज़मीर पर कब्ज़ा कर लिया, इज़मीर पर हमला करके आयदीन के सूबे पर कब्ज़ा कर लिया और आगे बढ़ने लगा। मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौजों ने जो है इसको जो है इसके ख़िलाफ़ मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौजें जब फ़ारिग हुई इत्तेहादी फ़ौजों को अपने इलाके में से बाहर निकालने के बाद, तो उन्होंने जो है ग्रीक्स के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया। जब ग्रीक्स को ये पता चला कि इत्तेहादी फ़ौजों ने उनको वो हिस्सा दे दिया है जो कि है जिस पर वो काबिज़ थे, बल्कि उससे भी बड़ा इलाका उनको दे दिया, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने ग्रीस यानी यूनान, जिसकी समंदरी सरहदें बिल्कुल करीब है समंदरी तौर पर यूनान तुर्की के, उसने तुर्की के वो इलाके जिन पे वो कब्ज़ा करना चाहता था, वहाँ अपनी बेशुमार फ़ौजें उतारना शुरू कर दी। तो यहाँ से यही ये पैराग्राफ है, ये तकरीबन आपका पैराग्राफ नंबर 13 या 14 बनता है आपकी बुक में। इसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद मैं इसकी डिटेल भी आपसे डिस्कस करती हूँ। There was no one to enforce the terms of treaty. बादशाह ने साइन कर दिया ट्रीटी ऑफ सर्व्स, जिसके मुताबिक तुर्की को इत्तेहादियों को ये इजाज़त दी गई कि तुर्की के सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े करके आपस में बांट लें। कुछ हिस्सा फ्रांस रख ले, कुछ इटली रख ले, कुछ आर्मीनिया रख ले, कुछ बरतानिया रख ले और कुछ जो हिस्सा है वो ग्रीस को दे दिया गया। बाकी मुल्कों ने तो कोई इतनी रेजिस्टेंस शो नहीं की, वो तो हारने के बाद वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूनान हर कीमत पर तुर्की के उस हिस्से पर कब्ज़ा करना चाहता था जहाँ पर उसने अपनी फ़ौजें उतारी थी। चुनाचा उसने ट्रीटी ऑफ सर्व्स के साइन होते ही जो है तुर्की में अपनी फ़ौजें उतार दी, बेइंतहा फ़ौज तुर्की पर हमला किया बेइंतहा फ़ौज के साथ। और यही जो तुर्की की फ़ौज के कमांडर इन चीफ मुस्तफ़ा कमाल बन चुके थे। मुस्तफ़ा कमाल ने इस हमले को पसपा कर दिया और ग्रीस फोर्सेस को बाहर निकाला एक बहुत लंबी जंग के बाद। और ये पैराग्राफ इसी जंग से मुतल्लिक़ है, आइए इसको पढ़ते हैं।
देयर वॉज नो वन टू इन्फोर्स द टर्म्स ऑफ ट्रीटी, ट्रीटी मीन ट्रीटी ऑफ सर्व्स, यानी कि माहिदा, ट्रीटी का मतलब माहिदा, पैक्ट, अग्रीमेंट। इस माहिदे को जो महमद से इत्तेहादी फ़ौजों ने साइन करवा लिया था कि तुर्की को वो आपस में बांट लेंगे, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था जब इस माहिदे को साइन किया गया। इन द इवेंट, उस मौके पर ऑफ महमद साइनिंग इट, जब महमद ने इसको साइन किया ऑन 21 1921, ये 21 अगस्त 1921 ये वो तारीख़ है जिसमें यूनान ने यानी ग्रीस ने हमला किया तुर्की के उस हिस्से पर कब्ज़ा करने के लिए जो बादशाह ने साइन की थी ट्रीटी ऑफ सर्व्स, उसके मुताबिक यूनान को दे दिया गया। उस हिस्से को हासिल करने के लिए यूनान ने 21 अगस्त 1921 को हमला किया। ग्रीक्स अटैक, ग्रीक ने हमला किया, यूनान ने हमला किया इन द माउंटेन। अच्छा, इस वर्ड को भी मैं एंड पे डिस्कस करूँगी कि इसको मैंने माउंटेन, आप लोग पढ़ते हैं इसको अक्सर, लेकिन मैंने इसको माउंटेन पढ़ा है। और तो मैंने माउंटेन क्यों पढ़ा है और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको मैं एंड पे डिस्कस करूँगी। इन द माउंटेन कंट्री, एक पहाड़ी इलाका था अबव द स्कारिया रिवर। अब ये स्कारिया रिवर जो है इसको भी आपने जहन में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है और इस रिवर के ज़रिए से आए थे। ये रिवर जो है समंदर से जा मिलता है, ब्लैक सी से जा मिलता है। और लेकिन ग्रीक फोर्सेस जो हैं वो उनका हमसाया है तुर्की का मेडिटेरेनियन सी में या एजियन सी, इन ग्रीस के दरमियान और ग्रीस और तुर्की के दरमियान जो समंदर है उसको एजियन सी कहते हैं, यानी कि वो उसको एजियन सी कहते हैं। और जो बहर लगता है तुर्की को, यानी बड़ा समंदर लगता है, उसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। आपको फ़िलहाल यही जानने की ज़रूरत है कि मेडिटेरेनियन सी से उन्होंने हमला किया एक दरिया के ज़रिए से। उस दरिया का नाम था स्कारिया रिवर। स्कारिया रिवर के ज़रिए से ग्रीस ने अपनी फ़ौजें जो हैं वो यूनान में दाखिल कर दी। ठीक है, स्कारिया रिवर अब उसके बाद देखिए कि सम 50 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ अंकारा। स्कारिया रिवर बहुत लंबा रिवर है, लेकिन अंकारा से 50 किलोमीटर दूरी के मकाम पर जो स्कारिया रिवर मौजूद है वहाँ पर यूनानियों ने हमला किया अपने इज़मीर की बंदरगाह से लेकर आयदीन और इससे आगे तक का अपनी ग्रीक डिस्ट्रिक्ट को हासिल करने के लिए। ये ग्रीक डिस्ट्रिक्ट जो है ट्रीटी ऑफ सर्व्स, पिछला जो मेरा लेक्चर है वो ट्रीटी ऑफ सर्व्स के बारे में है, जिसमें मैंने आपको ये ग्रीक डिस्ट्रिक्ट नक्शे में दिखाई है, जिसको देने की वो सारा हिस्सा जो यूनान को देने का मुआहिदा किया था महमद ने। उसके वो ग्रीक डिस्ट्रिक्ट जो है उस के करीब अंकारा के करीब वो है और वहाँ अंकारा से 50 किलोमीटर दूर है। अंकारा वो दारुल हुकूमत है जो मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की के लिए बनाया है। वहाँ से 50 किलोमीटर के फासले पर जो स्कारिया रिवर गुज़रता है वहाँ पर यूनानी फ़ौजें जो हैं 21 अगस्त 1922 को उतरने लगीं। द टू वैलियंट, ये वालियंट वर्ड है, ठीक है, वालियंट का मतलब होता है बहादुर, नडर, ब्रेव। दो बहुत ही बहादुर लोग थे, सिर्फ दो लोग उस जगह पर मौजूद थे इस वक्त। तुर्की की मुस्तफ़ा कमाल की जो फ़ौज थी उसके सिर्फ दो लोग वहाँ पर मौजूद थे उस स्कारिया रिवर की हिफाजत के लिए, जिन्होंने 14 दिन तक, इन दो लोगों ने 14 दिन तक यूनान की फ़ौज से दूबदू लड़ाई की और इस फ़ौज को आगे बढ़ने से रोके रखा। ये दो वालियंट मीन ब्रेव, नडर, बहादुर, दो लोग थे जो बहुत बहादुर थे। फॉट ऑलमोस्ट मैन टू मैन, तकरीबन दूबदू लड़ाई की फॉर 14 डेज़, 14 दिन तक, अंडर द बर्निंग सन, इंतहाई शदीद गर्मी में। द ग्रीक्स अटैकिंग विद रैकलेस का मतलब लापरवाह या बेपरवाह। जब कोई शख्स किसी अंजाम से और किसी ख़तरे से बेपरवाह होकर लड़े उसको कहते हैं रैकलेस, ठीक है, उसको जब अंजाम और ख़तरे से बेपरवाह होकर, नडर होकर लड़ा जाए तो उस लड़ाई को रैकलेस कहते हैं। ग्रीक्स ने अंजाम की परवाह किए बग़ैर और किसी ख़तरे की परवाह किए बग़ैर रैकलेस, बे इंतहा। अबंडेंस का मतलब कसीर तादाद, इन लार्ज नंबर, बे इंतहा कसीर तादाद में अपनी फ़ौजें जो हैं स्कारिया रिवर से यूनान से स्कारिया रिवर के ज़रिए तुर्की में यानी सल्तनत उस्मानिया में दाखिल कर दी।
और वो रेकलेस अबंडेंस से, बेइंतहा कसरत से दाखिल हो रहे थे, जिनको सिर्फ 2 मुस्तफ़ा कमाल के फ़ौजियों ने 14 दिन तक रोके रखा, द टर्क्स और तुर्की के लोग, ठीक है, तुर्की के लोग, द टर्क्स हैंगिंग ग्रिमली, और तुर्की के लोग डटे हुए थे ग्रिमली, इंतहाई गज़बनाक तौर पर और शदीद हमले कर रहे थे। गज़बनाक तौर पर का मतलब होता है, यानी ये जो वर्ड है ग्रिमली, ग्रिमली का मतलब है फियसली, गज़बनाक तौर पर, ब्रूटली, ज़ालिमाना तौर पर, पिटीलेसली, बेरहमी से इनके ऊपर जो है इनके हमलों का जवाब दे रहे थे। बिल्कुल बेरहमी से इनको काट काट कर फेंक रहे थे और इन पर जो है ज़बरदस्त किस्म के गज़बनाक हमले कर रहे थे तुर्की के लोग इन यूनानी फ़ौजियों के ऊपर। और वो डटे हुए थे हैंगिंग ऑन द हाइट्स का मतलब बुलंदी पे, पहाड़ों के ऊपर। आप देखें कि नीचे से स्कारिया रिवर से फ़ौजें ऊपर की तरफ आ रही थी, क्योंकि ये कस्बा जो है जहाँ पर अटैक हो रहा था ये ऊपर की तरफ है, ये पहाड़ी इलाका है। इस पे दाखिल होने के लिए स्कारिया रिवर से वो ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी यूनानी फ़ौज, और ऊपर सिर्फ 2 तुर्की के बहादुर फ़ौजी मौजूद थे जो इनको मुसलसल नीचे की तरफ धकेल रहे थे, बेरहमाना तौर पर इनको काट कर और मार मार कर नीचे फेंक रहे थे। और इस हमले को 14 दिन तक उन्होंने रोके रखा। एम कमाल मीन्स मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल नाउ कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ का मतलब इंचार्ज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। कमांडर इन चीफ का मतलब इंचार्ज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सिपा सलार। अब उनके सिपा सलार यानी फ़ौजों के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल बन चुके थे। बाय द 4 सितंबर, आप देखें कि किस तारीख को उन्होंने हमला किया, 21 अगस्त 1921 को उन्होंने हमला किया। और अब कौन सी तारीख की बात हो रही है, अब बात हो रही है 4 सितंबर की। 4 सितंबर आ गया और 4 सितंबर को वो क्रिटिकल मोमेंट, क्रिटिकल का मतलब नाजुक सूरत हाल, क्रिटिकल मोमेंट, वो नाजुक सूरत हाल आई, यानी कि इसका इंग्लिश में मतलब होता है सीरियस एंड डेंजरस सिचुएशन। वो सीरियस और डेंजरस सिचुएशन आई। द ग्रीक्स वर एट द एंड ऑफ देयर स्ट्रेंथ, जब यूनानियों की ताकत ख़त्म हो गई। आप देखें कि 21 अगस्त 1921 को यूनानियों ने हमला किया, स्कारिया रिवर के ज़रिए से ऊपर चढ़ने की कोशिश की। 14 दिन तक सिर्फ 2 तुर्कियों ने उनको रोके रखा और बड़ी गज़बनाक लड़ाई की, बड़ी पुरतशद्दद लड़ाई की। उसके बाद 4 सितंबर को वो मौका आ गया कि ग्रीक्स की ताकत ख़त्म हो गई। लेकिन आप ये ना समझें कि उसके आप तुर्की जीत गया, नहीं। ऑन द 12 सितंबर यानी 12 सितंबर तक दे क्रॉस द स्कारिया रिवर, वो वापस स्कारिया रिवर को पार करके पीछे हट गए। स्कारिया रिवर से आए थे लेकिन स्कारिया रिवर से क्रॉस करके वो पीछे हटने लगे। ग्रीक फोर्सेस 12 सितंबर को स्कारिया रिवर से पीछे हट गई। सिर्फ एक पहाड़ ही तो था जो उनको चढ़ना था, तो वो पहाड़ से कितनी फोर्स वो लड़ रही थी कि वो सिर्फ एक पहाड़ पीछे गई है अभी, लेकिन पीछे हटना शुरू हो गई है। स्कारिया रिवर को क्रॉस करके पीछे हट गई है 12 सितंबर को। एंड बिगेन टू रिटायर। रिटायर के मतलब, रिटायर जो है, रिटायर एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है, लेकिन इसको ये बड़ा बिगाइलिंग वर्ड है, ये आपको बहुत ज़्यादा धोखा दे सकता है। यहाँ पे रिटायर का मतलब होता है, वैसे जैसे रिटायर के तो बहुत सारे मतलब होते हैं, सबसे कॉमन मतलब जो है वो ये होता है कि रिटायर हो जाना। जैसे 60 साल की नौकरी पूरी करने के बाद कोई 60 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाता है तो हम कहते हैं जी रिटायर हो गया, ठीक है। या हम कहते हैं ये पुराना हो गया, अब हम इससे मज़ीद काम नहीं लेंगे, तो इस पहिए को हमने रिटायर कर दिया, इस व्हील को हमने रिटायर कर दिया, या हमने इस मशीन को रिटायर कर दिया है, ठीक है। लेकिन इसका यहाँ एक मिलिट्री मीनिंग है। जब आप गूगल पे रिसर्च करते हैं तो वो आपको साइंस के मीनिंग्स दिखाता है, वो आपको फिज़िक्स के मीनिंग्स दिखाता है, वो आपको ऑल मीनिंग्स दिखाता है और वो मिलिट्री मीनिंग्स दिखाता है। यहाँ पर जो रिटायर का वर्ड है ये मिलिट्री मीनिंग्स में आएगा। इसका मतलब है पीछे हटना, ठीक है। विड्रू, पीछे हटना, ठीक है। और ये वर्ड जो है ना विड्रू, इसको भी मैं आपके साथ जो है एंड पे डिस्कस करूँगी। मैंने इसको विड्रू पढ़ा है और इसको आप यूजुअली विड्रॉ पढ़ते हैं, जिसका मतलब है पीछे हटना। तो रिटायर का यहाँ पे मतलब है फौज का पीछे हटना, विड्रू करना, ठीक है। मिलिट्री मीनिंग में आएगा ये। स्टडीली का मतलब रेगुलरली, यानी एकदम से पीछे की तरफ भागना शुरू नहीं हुई यूनानी फ़ौज, बल्कि यूनानी फ़ौज बड़े रेगुलर तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पीछे हटना शुरू हो गई, क्योंकि उनकी ताकत आखिर पर आ गई थी।
बट देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ द टर्क्स इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब बहुत, इमीडिएटली बहुत दफ़ा आ चुका है और इसका मतलब है फ़ौरन। इमीडिएटली, एट वंस, फॉरन, फॉलोइंग अप देयर एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब यहाँ पर फ़ायदा, एडवांटेज का मतलब फ़ायदा होता है, लेकिन ये भी मिलिट्री मीनिंग्स में आएगा। एडवांटेज का मतलब होता है कि जब कोई दूसरी फ़ौज पसपा होकर पीछे हटती है तो जो फ़ायदा, मिलिट्री फ़ायदा होता है आगे बढ़ना। यहाँ पर उस मिलिट्री मीनिंग्स में एडवांटेज का मतलब है जीतना, फ़तह हासिल करना या आगे बढ़ना। लेकिन वो टोटल फ़तह नहीं होती, वो किसी एरिया पे फ़तह होती है, किसी चौकी पे फ़तह होती है, या किसी दूसरी फ़ौज का पीछे हटना। ये एडवांटेज होता है। मिलिट्री मीनिंग में एडवांटेज का मतलब होता है दुश्मन फ़ौज का पीछे हटना या आगे, या फ़ौज का आगे बढ़ना, एडवांटेज। तो यहाँ पर एडवांटेज का मतलब है मिलिट्री गेन, मकसद यानी आगे बढ़ना। इट वॉज़ नॉट टिल द एंड ऑफ अगस्त 19, यानी अगर यूनानी फ़ौज पीछे हट चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको अपना मकसद मिल गया और तुर्की फ़ौज जीत गई। इतनी जल्दी वो हारने वाली नहीं थी। ग्रीक फोर्सेस जो थी वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी वहाँ पर, और उनका मकसद हर कीमत पर वो इलाका हासिल करना था। वो बिल्कुल एडमेंट थी, वो बहुत फर्म थी, और हर कीमत पर तुर्की का वो इलाका ग्रीक फोर्सेस अपने लिए हासिल करना चाहती थी। तो इट वॉज़ नॉट टिल द एंड ऑफ अगस्त 1922। ये देखें, अगस्त 1922 आ गया है। 21 अगस्त 1921 को ग्रीक फोर्सेस ने हमला किया। 4 सितंबर से ये फ़ौजें पीछे हट रही हैं, सिर्फ थोड़ा सा इलाका ये पीछे हटी हैं, और 1 साल बाद अगस्त 1922 को, अगस्त 1921 को हमला किया, और अगस्त 1922 को ये फ़ौजें जो हैं, ये क्या हुआ, ये फ़ौजें समंदर में वापस चली गई। मैंने आपको बताया कि ग्रीक फोर्सेस समंदर से, मेडिटेरेनियन सी से आई थी, और वो समंदर, उनके दरमियान एक समंदर है, छोटा सा समंदर का एक टुकड़ा है यूनान और सल्तनत उस्मानिया यानी तुर्की के दरमियान। वो मेडिटेरेनियन सी से आई थी, लेकिन 1 साल लग गया। 4 सितंबर, अगस्त में उन्होंने हमला किया, लेकिन सितंबर में उनकी ताकत ख़त्म होने लगी। फिर भी उनको 1 साल लग गया। वो 1 साल तक उन्होंने स्कारिया रिवर के ऊपर लड़ाई की, और आखिर पीछे हटती हटती बिलाखिर ये मेडिटेरेनियन सी में वापस चली गई, बहेरा रूम में वापस चली गई। देखें, बहेरा रूम में ये फ़ौजें अब जाकर 1 साल बाद अगस्त 1922 को वापस गईं, और मुस्तफ़ा कमाल वॉज एबल टू साउंड हिज फेमस बैटल कॉल। बैटल कॉल का मतलब नाराए जंग, और अब मुस्तफ़ा कमाल अपना मशहूर नाराए जंग लगाने के काबिल हो गए। योर गोल इज़ मेडिटेरेनियन, तुम लोग सोल्जर्स, सिपाहियों, अब तुम लोगों की मंजिल है बहेरा रूम। फॉरवर्ड का मतलब एडवांस, आगे बढ़ो। ये उन्होंने नाराए जंग लगाया मुस्तफ़ा कमाल ने, ठीक है। ये नाराए जंग था उनका कि आगे बढ़ो। अब मैं आपको मैप के ज़रिए से बताती हूँ कि स्कारिया रिवर कहाँ है। अनकरा से, आपने ये पढ़ा है कि वो अनकरा से कुछ किलोमीटर दूर था। कितने किलोमीटर दूर था? 50 किलोमीटर्स वेस्ट में था स्कारिया रिवर। वहाँ पर ग्रीक्स ने हमला किया और फिर वो मेडिटेरेनियन सी में पसपा होकर भाग गए। तो अब मैं आपको मैप के जरिए से दिखाती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे हुई। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये टर्की का मैप है, और आपने ये वाला हैंड साइन जो है ये आपने फॉलो करना है। ये देखिए, ये ऑटोमन एम्पायर यानी तुर्की है। ये नीले वाला जो है ये तुर्की है, और इधर ये देखिए, ये जो इस कलर में है, पीच से कलर में, ये देखिए मैं और क्रीप कर देती हूँ आपके, ऑटोमन एम्पायर, और ये ग्रीस है। ये दरमियान में इनके ये वाला समंदर है, ये वाला समंदर, ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी है। इस मेडिटेरेनियन सी से ये यूँ ऑटोमन एम्पायर यानी तुर्की में दाखिल हुए। ये देखें स्टूडेंट्स, ये है तुर्की का एक और नक्शा। ये देखें रेड लाइंस में जो है ये स्कारिया रिवर है। ये मैंने आपको बताया था, इधर जो है यूनान है। यूनान के दरमियान में समंदर है मेडिटेरेनियन सी में उतरे। यहाँ से ये रेड लाइन जो है स्कारिया रिवर है, यहाँ से होते यहाँ पर आए, और यहाँ पे डिसम्बार्क होना शुरू किया और तुर्की पर हमला करना शुरू किया। और यहाँ से ही जो है फ़ौज जो है, तुर्की की फ़ौज, इनको घसीटते स्कारिया रिवर में पीछे ले जाते ये यहाँ समंदर में उतर गए, ताकि ये यहाँ पर अपने यूनान में भाग सकें। और इस तरह से मेडिटेरेनियन सी में फॉलो किया तुर्की फ़ौज ने इनको, ठीक है।
और अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ कि जो ये शो करती है। ये देखें वो उस लड़ाई की पिक्चर्स हैं जो उन्होंने पेंट की हुई हैं। ये एक आदमी ये खड़ा हुआ यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर, ये पहाड़ के ऊपर, और ये जो आदमी है ये गन लेके खड़ा हुआ है, और कैसे वहाँ पर धुआं है और बेशुमार फ़ौज जो है यहाँ खड़ी है जो आपको इस पर हमला करती हुई और उतरती हुई नज़र आ रही है। ये जो ग्रीन कलर में है ये स्कारिया रिवर है, यहाँ से बेशुमार फ़ौज जो है ये उतर रही है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बेशुमार पिक्चर्स हैं जो इस वक्त को पोर्ट्रे कर रही हैं। ये देखें एक ये पिक्चर है, एक ये देखें ये पिक्चर है, ये देखें कैसे फ़ौज जो है ये तुर्की की फ़ौज जो है वो आगे बढ़ रही है, उनको पीछे ले जा रही है। आप ये पीछे ले जाने के मनाजिर हैं, ये उनके कत्लेआम के मनाजिर हैं जो उन्होंने सारी तुर्कियों ने बेरहमी से, ये देखें ये रेड कलर में जो है ये यूनानी फ़ौज का यूनिफॉर्म है। ये देखें कि यहाँ पर ये तुर्की खड़े हुए हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर, और ये सारी नीचे कितनी बेशुमार फ़ौज है, तोपें हैं, और ये सारा जो यूनानियों के साथ जंग का मंज़र है ये इन्होंने तस्वीर जो है इसकी कशी की हुई है। और भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, ये देखें ये सारी की सारी पिक्चर्स जो हैं ये आपको बताती हैं उस स्कारिया रिवर की जो थी उसमें जो जंग हुई थी उनकी, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो है ये तारीख़ी फ़ोटोग्राफ है। इसमें तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उस पहाड़ का दौरा कर रहे हैं जहाँ से हमला हुआ था, और ये वो पहाड़ है, और सामने जो आपको नज़र आ रहा है नीले रंग में ये स्कारिया रिवर है, यहाँ से हमला हुआ था। जी तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं जो है पैराग्राफ नंबर 15। 6 डेज़ अब तक जो यूनानी फ़ौजें हैं वो मेडिटेरेनियन सी में भाग चुकी हैं, और मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज के हाथों शिकस्त खाकर, और अब वो आपको बताऊं कि जब कोई फ़ौज समंदर में भागती है तो आपने उनसे वो समंदर भी खाली करवाना होता है जो आपका हिस्सा होता है। जैसे हमारी जो फ़ौज है वो उसका एक ख़ास इलाका है जो वो प्रोटेक्ट करती है समंदर में, जिसको पाकिस्तानी समंदर कहा जाता है। इसी तरह इंडिया का जो देहरा का हिस्सा है वो इंडिया का है। इसी तरह चाइना की साउथ सी ऑफ चाइना में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं जिसमें चाइना जो है अपना एक ख़ास समंदर जो है वो बाकी मुल्कों से खाली कराना चाहता है। इसी तरह जब मेडिटेरेनियन सी में ग्रीस फोर्सेस भागी, आपको पता है कि मेडिटेरेनियन सी कॉमन है किसके दरमियान, ग्रीस के दरमियान और ऑटोमन एम्पायर के दरमियान। अब वो जब मेडिटेरेनियन सी में भागी हैं तो मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी फ़ौजों को हुक्म दिया है कि वो फ़ौरन मेडिटेरेनियन सी में दाखिल हो जाएं। 6 days later, the advance guard of Turkish national forces drew within sight of Mediterranean Sea. अब 6 दिन के बाद जो फ़ौजें हैं वो ग्रीक फोर्सेस का पीछा करते करते समंदर से उनको निकाल कर अपने हिस्से के समंदर से उनको बाहर धकेल आई हैं, और 6 दिन के बाद वो वापस आ गई हैं, और उसका अगला दस्ता यानी एडवांस गार्ड जो है समंदरी फ़ौज का, तुर्की की समंदरी फ़ौज का, वो वापस मेडिटेरेनियन सी के किनारे से देखा जा सकता है। देयर ले इज़मीर क्राउडेड एंड ओवरफ्लोइंग विद रेफ्यूजीज़ का मतलब होता है इमिग्रेंट्स या महाजरीन। चूँकि आपको पता है कि इज़मीर के इलाके से यूनानियों ने पहले ही आयरीन की बंदरगाह, इज़मीर की बंदरगाह पे उतरे और आयरीन पे कब्ज़ा कर रखा था, और इसके अलावा आगे मुसलसल बढ़ रहे थे। जब मुस्तफ़ा कमाल ने उनको रोका तो वहाँ पर उनकी बहुत सारी फ़ौज मौजूद थी, वहाँ सारे जो यूनानी लोग थे वो मौजूद थे। ज़ाहिर है कि फ़ौज अकेली नहीं होती, उनके साथ डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, और उन्होंने यूनानियों ने जो बाकी यूनानी लोग थे उनसे जो है, और आपको पता है कि ग्रीक फोर्सेस की मदद आर्मीनिया कर रहा था जो कि दूसरी तरफ से जो है हमसाया मुल्क है तुर्की का अनफॉर्चुनेटली। तो आर्मीनिया के जो आम लोग थे और जो ग्रीक लोग थे, यूनानी लोग थे, उनको जब पता चला कि यूनानी फ़ौजें जो हैं वो भाग रही हैं और यूनान हार गया है और मेडिटेरेनियन सी से वो भाग चुकी हैं, तो वहाँ पर वो सब के सब लोग भी तुर्की को छोड़कर या अपने मुल्क, अपने आर्मीनिया और ग्रीक जाने के लिए बंदरगाहों पर उमड़ आए।
ठीक है। देयर वर जो रेफ्यूज उनको कहते हैं रेफ्यूजीज़, वो लोग जिसको किसी मुल्क से निकाला जाए और वो किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए तैयार हो, उनको रेफ्यूजीज़ यानी महाजरीन कहते हैं। तो इज़मीर की जो बंदरगाह है उस पर बहुत सारे रेफ्यूजीज़ मौजूद थे ताकि उनको वापस ले जाया जाए उनके मुल्क यूनान और आर्मीनिया। देयर वर शिप्स ऑफ ग्रीक सोल्जर्स, शिप्स फॉर ग्रीक सोल्जर्स, जो सोल्जर्स वहाँ ज़ख्मी रह गए थे या जो जिनका एक्सचेंज करना था तुर्की की फ़ौजों के साथ या जो फौत हो गए थे उनको ले जाने के लिए तो यूनान ने अपने शिप्स भेजे, लेकिन सोल्जर्स के लिए शिप्स मौजूद थे बट नन फॉर द ग्रीक और आर्मीनियन पॉपुलेशन का मतलब आम लोग, लेकिन जो आर्मीनिया और ग्रीक के आम लोग थे जो फ़ौजी नहीं थे उनको ले जाने के लिए कोई शिप मौजूद नहीं था। क्रेज्ड विद फियर, और क्रेज का मतलब पागल होना और मैड होना, और ये जो पॉपुलेशन थी, ये जो आम लोग थे, ये खौफ से पागल हो रहे थे कि उनकी फ़ौजों के हारने के बाद पता नहीं तुर्की के लोग उनके साथ क्या सलूक करेंगे। इन द हार्बर का मतलब पोर्ट, बंदरगाह पर, इज़मीर की बंदरगाह पर, टॉवर्ड असाइड, टॉवर्ड का मतलब होता है बुलंद होना, रेज्ड वेरी हाई, बहुत बुलंद, बड़े बड़े जहाज़ मौजूद थे, अलाइड बैटलशिप, अलाइड फोर्सेस। आपको पता है कि हाल ही में उन्होंने ये जिस वक्त की 1922 की बात हम कर रहे हैं जब मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौजों ने यूनानी फ़ौजों को अपने मुल्क से निकाल बाहर किया, और अलाइड फोर्सेस जो हैं उससे पहले ही उन्होंने अलाइड फोर्सेस को अपने मुल्क से निकाल दिया था, और वो बेबस होकर वो फ़ौजें, वो बैटलशिप, वो जंगी जहाज़ जिन्होंने पूरी दुनिया पर कब्ज़ा कर रखा था, जंग अज़ीम अव्वल 1918 में, 1922 में तुर्की की बंदरगाहों पर खड़े तो थे लेकिन बिल्कुल बेबस और मजबूर खड़े थे। उनको वो बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौजें बेबस कर चुकी थी, ठीक है। वो खड़े टॉवर्ड, बहुत बुलंद अलाइड बैटलशिप खड़े थे, पावरलेस, बेबस, टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते थे, बट टू टेक अवे एज मैनी रेफ्यूजीज़ एज पॉसिबल, सवाए उसके ये कि जितने भी आम लोग हैं आर्मीनिया के और ग्रीक के और अपने अमेरिका के और बरतानिया के जितने भी आम लोग हैं उनको वो अपने शिप्स में बिठाकर वापस ले जाएं अपने अपने मुल्क छोड़ने के लिए ताकि वो तुर्की से निकल जाएं। द ग्रीक्स अलोन वर एट वॉर विद रेबल टर्क्स, और इस वक्त जो हालात थे वो सिर्फ ये थे कि सिर्फ यूनानी फ़ौज जो थी वो तुर्की के साथ लड़ रही थी, अलाइड फोर्सेस बेबस होकर बाहर खड़ी थी समंदरों में, और वो जुर्रत नहीं कर रही थी कि समंदरों में वो अंदर आए और लड़े क्योंकि तुर्की की फ़ौज ने उनको बाहर निकाल दिया था। और ग्रीक फोर्सेस भी जो थी, अब ये जो ग्रीक फोर्सेस थी इनको भी तुर्की की फ़ौजें, मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौजों ने निकाल के बाहर कर दिया, और सल्तनत उस्मानिया में से जो तुर्की का हिस्सा था उसको आज़ाद करवा लिया। और ग्रीक फोर्सेस जो हैं वो अगस्त 1921 में उन्होंने हमला किया। अगस्त 1922 को उनको मेडिटेरेनियन सी से बाहर निकाल दिया गया, 6 दिन समंदर में उनका पीछा किया गया। 6 दिन के बाद तुर्की की फ़ौजें वापस तुर्की की सरहद पर वापस लौट आईं, और इस तरह से यहाँ और फिर बेशुमार लोग जो आर्मीनिया और ग्रीक के लोग थे वो बंदरगाहों पर उमड़ आए ताकि वो अपने मुल्क वापस जा सकें। इन महाजरीन को अलाइड फोर्सेस जो हैं उनके बैटलशिप्स में बैठाकर वापस ले जाया गया, और इस तरह तुर्की को आज़ाद करवा लिया गया आर्मीनिया की रेशा दवानियों से और ग्रीक फोर्सेस से और अलाइड फोर्सेस से, और तुर्की एक आज़ाद मुल्क बन गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको मैप्स के ज़रिए से अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ग्रीक्स ने अटैक किया, जब बादशाह ने इस बात पे एग्री कर लिया कि ठीक है इत्तेहादी फ़ौजें अपना तुर्की को आपस में बांट लें, तो ग्रीक्स को वो हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है यूनान का ग्रीक्स को यानी यूनान को एक बहुत बड़ा हिस्सा देने की एग्रीमेंट में, उसमें ट्रीटी ऑफ सर्स में महमद एग्री कर गए और उन्होंने साइन भी करवा लिए इत्तेहादियों ने। तो यूनान ने हमला कर दिया उस हिस्से को पाने के लिए। किस तारीख को? 21 अगस्त 1921 को मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौजों ने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई की, और जो है आहिस्ता आहिस्ता यूनानी फ़ौजें जो हैं वापस स्कारिया रिवर में चली गईं और समंदर में वापस मेडिटेरेनियन सी में भाग गईं, और इसके लिए वो एक पूरा साल जो है वो ग्रीक फोर्सेस के ख़िलाफ़ मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज ने लड़ाई की। मुस्तफ़ा कमाल अब कमांडर इन चीफ़ बन चुके थे। अगर आपको अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे डिस्कस करूँगी 2 वर्ड्स को। एक वर्ड था ये विड्रू और दूसरा था माउंटेन, जो मैंने पढ़ा था। मैंने इसको विड्रॉ नहीं पढ़ा, मैंने इसको विड्रू पढ़ा था। ये देखें, विदड्रॉ हम पढ़ते हैं ना इसको,
ये विड्रॉ नहीं है, ये विदड्रू है, क्योंकि जब डी और आर बग़ैर किसी वॉवल के आते हैं तो हम ऊपर पेश लगाते हैं। यानी आर जो है जब किसी वर्ड के साथ आए बग़ैर किसी वॉवल वर्ड के, यानी ए ई आई ओ यू ना हो, बल्कि किसी डी के साथ डायरेक्टली आए, डी आर का वर्ड जहाँ भी इकट्ठा आए तो हम उसके ऊपर पेश लगाएंगे, यानी डार नहीं पढ़ेंगे, उसको डूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चूँकि हम इसको ड्रू पढ़ेंगे इसलिए ये वर्ड ड्रॉ नहीं है, ये ड्रू है, ये वर्ड ड्रू है। ठीक है, इसी तरह ये वर्ड देखें, इसमें भी डी आर इकट्ठे आ रहे हैं, ये ड्रग्स नहीं है, ये ड्रग्स है, ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स, ड्रू। और इसी तरह और डी आर वाला कोई वर्ड जो है वो भी हम उसको ड्रू पढ़ेंगे। ठीक है, डी आर को हम पेश के साथ पढ़ेंगे, ड्रू। और इसी तरह मैंने एक वर्ड दूसरा पढ़ा था, इसको आप हमेशा से माउंटेन पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन मैंने इसको माउंटेन पढ़ा था। ये ए आई एन वाले बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो एन की बजाय अन पढ़े जाते हैं, जैसे माउंटेन। और ये कैप्टेन नहीं है, ये कैप्टन, कैप्टन, माउंटेन। और इसी तरह ये वर्ड सर्टेन नहीं है, ये सर्टन, माउंटेन, कैप्टन, सर्टन। और एक वर्ड और है इसी फैमिली से, ये है फाउंटेन, फवारा जिसका मतलब होता है, ये फाउंटेन है, फाउंटेन नहीं है। फाउंटेन, माउंटेन, सर्टन, कैप्टन, ये वर्ड्स इस तरह से पढ़े जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, आपको लगा है कि इसका आपको फ़ायदा हुआ है, चीज़ें आपके जहन में रह जाएंगे, तो आप इसको अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो सोफोमोर्स हैं, सेकेंड ईयर में हैं। और सेकेंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसको वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।